हैं साल 2014 से। ये भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, 2014 के चुनाव। मतलब एक तरफ नरेंद्र मोदी की विशाल रैलियां थीं जिनमें लाखों की भीड़ आ रही थी और दूसरी तरफ राहुल गांधी थे। लेकिन चुनाव खत्म होते होते कांग्रेस सिर्फ 44 सीटों पर सिमट गई। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर उनके भाषणों के छोटे छोटे क्लिप वायरल किए जाने लगे थे। उनके एक्सप्रेशन और भाषा का खूब मजाक उड़ाया जाता था। और धीरे धीरे एक शब्द पूरे देश में ट्रेंड करने लगा था। वाह पप्पू। बीजेपी के आईटी सेल ने इस नैरेटिव को और मजबूत किया और फिर 2019 का झटका आया। कांग्रेस को राफेल और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से बहुत उम्मीद थी, लेकिन पार्टी केवल 52 सीटें ही जीत पाई। और राहुल गांधी अपनी पारंपरिक सीट अमेठी से भी हार गया। इसके बाद उन्होंने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ दिया। मैं ना इसे ऐसे देख रहा था जैसे किसी फिल्म एक्टर के साथ एक फ्लॉप या नॉन सीरियस होने का टैग जुड़ जाए। अच्छा, हाँ। मतलब एक बार जब जनता किसी को खारिज कर देती है तो उस इमेज को तोड़ना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो सवाल ये है कि कोई इस शून्य से वापसी कैसे करता है। देखिए, राजनीति में ना इमेज ही सब कुछ होती है। जब कांग्रेस के पुराने नेता चुप थे और कार्यकर्ता निराश थे, तब राहुल गांधी की पॉलिटिकल फिटनेस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका था। बिल्कुल। ये केवल एक चुनावी हार नहीं थी, ये एक स्थापित किए गए नैरेटिव की जीत थी। और एक मजबूत और शोरगुल वाले नैरेटिव को आप सिर्फ बयानों से नहीं काट सकते। तो इसके लिए पूरी रणनीति बदलनी पड़ती है। बिल्कुल। हार के बाद राहुल गांधी का अचानक बदलना इसी का हिस्सा था। सोर्स के अनुसार उन्होंने हर मुद्दे पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया था कि उन्होंने बोलना कम कर दिया था। एग्जैक्टली, बोलना कम किया, लेकिन जब भी बोले तो सीधे सरकार के शीर्ष पर हमला किया। और उन्होंने मीडिया के साथ भी तो अपनी अप्रोच बदली थी ना। हाँ, मुख्य धारा के टीवी चैनलों की बजाय उन्होंने छात्रों और किसानों से सीधे मिलना शुरू किया। यूट्यूब चैनलों और स्वतंत्र पत्रकारों को इंटरव्यू देने लगे। क्या हम इसे एक फेल हो रहे स्टार्टअप के पिविट करने जैसा देख सकते हैं? पिवट मतलब कैसे? जैसे जब आपका प्रोडक्ट पारंपरिक मार्केट में नहीं चल रहा होता तो आप बिचौलियों को छोड़कर सीधे कंज्यूमर के पास जाते हैं। हाँ, ये बहुत ही सटीक तुलना है। कम्युनिकेशंस में इसे गेट कीपर्स को बाईपास करना कहते हैं। जो टीवी एंकर्स थे वो एक तरह से गेट कीपर्स बन गए थे। जब पारंपरिक मीडिया में आपकी छवि एक खास सांचे में ढाल दी गई हो तो आपको अपना खुद का मंच बनाना पड़ता है अपनी कहानी सुनाने के लिए। बिल्कुल सही। जमीन तैयार हो चुकी थी, लेकिन वो पुरानी नॉन सीरियस छवि अभी भी दिमाग में थी। उसे पूरी तरह मिटाने के लिए ना एक बड़े विजुअल इवेंट की जरूरत थी। और यहीं से एंट्री होती है भारत जोड़ो यात्रा की। एग्जैक्टली। सितंबर 2022 में कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत हुई। करीब 3,500 किलोमीटर का पैदल सफर। हालांकि शुरुआत में तो टीवी एंकर्स और बीजेपी नेताओं ने इसका बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन जो विजुअल बदलाव था वो बहुत पावरफुल था। हाँ, मतलब राहुल गांधी मंच से भाषण देने वाले राजनेता की जगह सड़क पर चलने वाले एक आम इंसान के रूप में दिख रहे थे। बड़ी हुई दाढ़ी, बारिश और ठंड में चलना, धूल में चलना, उनकी वो सफेद टी शर्ट एक सिंबल बन गए थी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब बीजेपी ने उनकी उस टी शर्ट पर हमला किया तो वो दाव पूरी तरह उल्टा पड़ गया। हाँ, बिल्कुल। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि भाई एक आदमी ठंड में पैदल चल रहा है और चर्चा सिर्फ उसकी टी शर्ट की हो रही है। क्या ये वही पल था जब वो मजाक उड़ाने वाली रणनीति फेल होने लगी थी? मैं कहूंगी कि हाँ, इसे इमोशनल मार्केटिंग और विजुअल नैरेटिव के रूप में डिकोड किया जा सकता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, ये बिना कुछ कहे ये दिखाने का तरीका था कि राहुल गांधी इस पूरे सिस्टम से लड़ रहे हैं। वो बच्चों को उठा रहे थे, महिलाओं की बातें सुन रहे थे, दलित परिवारों के घर जा रहे थे। और इसका असर भी दिखा। सोर्स में इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट का हवाला दिया गया है कि कैसे इस यात्रा ने उनकी स्वीकार्यता बढ़ाई। बिल्कुल, और पार्टी के अंदर उनका कद बहुत मजबूत कर दिया। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है, क्या भावनाएं वोटों में बदलती हैं? एग्जैक्टली। राजनीति में जनता सिर्फ इमोशन पर वोट नहीं देती, उसे जीत चाहिए, ताकत चाहिए। और असली परीक्षा तो 2024 के लोकसभा चुनाव थे, क्योंकि सामने नरेंद्र मोदी थे और उनकी ब्रांडिंग बहुत मजबूत थी। हाँ, चाय वाला, गरीब परिवार का बेटा, 56 इंच का सीना, विश्व नेता, ये एक बहुत ही सॉलिड ब्रांडिंग थी। तो चुनौती का आकार बहुत बड़ा था। एग्जिट पोल्स में तो एनडीए को भारी बहुमत दिखाया गया था, लेकिन असल रिजल्ट में बीजेपी बहुमत से नीचे रही और कांग्रेस 99 सीटों तक पहुंच गई। राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बन गए और यहीं से
राहुल गांधी 2.0 शब्द मुख्य धारा की चर्चा में आ गया। और इसमें डिजिटल प्रभाव को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। कुछ रिसर्च पेपर्स बताते हैं कि यात्रा ने युवाओं और डिजिटल ऑडियंस के बीच उनकी पकड़ कैसे मजबूत की। हाँ, वो ट्रक ड्राइवरों और मजदूरों के साथ खाना खाने वाले वीडियो कांग्रेस की डिजिटल टीम ने उन्हें बहुत अच्छे से फैलाया। बिल्कुल, एकदम रॉ और ऑथेंटिक विजुअल्स। लेकिन यहाँ सोर्स में आलोचकों का एक बहुत वाजिब पॉइंट भी है क्या? कि सिर्फ रीब्रांडिंग से कोई नेता अजय नहीं बन जाता। लोकप्रियता जरूर बढ़ी है, लेकिन क्या ये राहुल 2.0 सच में मोदी जैसी विशाल चुनावी मशीन को पूरी तरह चुनौती देने के लिए काफी है? ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। देखिए, इमेज जीत दिला सकती है या नहीं, ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता कि जो व्यक्ति कभी टीवी स्टूडियो में सिर्फ मजाक का पात्र था, हाँ, आज वो संसद में सबसे बड़ा विपक्षी चेहरा है। ये दिखाता है कि राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं लड़ी जाती। तो फिर कैसे लड़ी जाती है? ये इमेज और भावनाओं के मैदान पर भी लड़ी जाती है। तो अगर हम इस चर्चा को समेटें तो ये केवल एक राजनेता के संघर्ष की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये आज के दौर की कहानी है, जहां चुनावी मैदान की आधी से ज्यादा लड़ाई कैमरे के लेंस, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम और पब्लिक इमोशन यानी जन भावनाओं के बीच लड़ी जाती है। और मुझे लगता है हम सबके लिए इसमें एक बड़ा सबक है। कैसा सबक? चाहे वो कोई कॉर्पोरेट ब्रांड हो, कोई प्रोडक्ट हो या खुद हमारी पेशेवर जिंदगी हो, जब कोई नैरेटिव आपके खिलाफ सेट हो जाए ना, तो उसे सिर्फ शब्दों से या सफाई देकर नहीं बदला जा सकता। तो आपको जमीन पे उतरना पड़ता है। एग्जैक्टली। उसके लिए जमीन पर उतरकर एक नया विजुअल और ठोस काम पेश करना पड़ता है। बहुत खूब। तो चलिए इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल छोड़ते हैं जो सोचने पर मजबूर कर दे। बताइए। अगर सोशल मीडिया के नैरेटिव एक टी शर्ट और कुछ वायरल तस्वीरों के जरिए किसी राजनेता की पूरी राजनीतिक कहानी को फिर से लिखा जा सकता है, हाँ, तो हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि आज के समय में हमारे अपने राजनीतिक विचार कितने सच पर आधारित हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। और कितने उन बारीकी से डिजाइन किए गए विजुअल नैरेटिव्स पर आधारित हैं जो हमें मोबाइल स्क्रीन पर रोज परोसे जा रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।